मालवीय नगर के जो होटल में जो आग लगी, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन वहीं जहां पर कोई पॉलिटिकल मर्डर हो जाए एक व्यक्ति का, किसी पॉलिटिकल रिश्तेदार या उसके संबंधित व्यक्ति का, तो ये बात राजनीतिक गलियारों में इस तक कदर बढ़ जाती है जहां पर हाहाकार मच जाता है, आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं और बात सड़क से उठकर संसद तक आ जाती है। तो मैं आपको बात कर रही हूं उस एक बयान की, उस इंसिडेंट की जो कि 3 जून को हुआ मालवीय नगर में। जहां 6 कमरों की परमिशन थी वहां 25 बन गए, जहां पर कोई फायर एग्जिट नहीं था और उस सो कॉल्ड बेड एंड ब्रेकफास्ट के मालिक ने यह कहा कि दिल्ली में सब चलता है। जब पूछताछ हुई तो यह कहा कि मुझे नहीं पता 15 मीटर की यह पूरी बिल्डिंग है तो इसमें परमिशन लेने की जरूरत है या नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी में सब कुछ चलता है। तो आपको मैं एक बात बताने के लिए आज यहां पर आई हूं। हम चर्चा जरूर करेंगे, न्यूज चैनल्स पे रोया पीटी आरोप प्रत्यारोप जरूर होंगे, लेकिन ये 5 दिन तक होंगे। 5 दिन तक सील भी होंगे हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऐसी दुकानें, ऐसी जगह, सब कुछ सील हो जाएगा, कार्रवाई होगी। 6ठे दिन से आपका ध्यान, हमारा ध्यान सब भटक चुका होगा। इसलिए आपने कभी हरियाणा रोडवेज में सुना होगा कि यात्री अपने जान और माल की परवाह खुद की जिम्मेदारी है। तो मैं आपको बता रही हूं, अगर आप जन्म ले रहे हैं तो आप खुद अपने जिम्मेदार हैं और कोई नहीं, क्योंकि यहां पर सरकार सुन नहीं रही, यहां पर व्यवस्था सुन नहीं रही है, यहां पर ना एमसीडी, ना पुलिस, ना कोई और सुन रहा है। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, युवराज 2 घंटे तक जान की रिक्वेस्ट करता रहा बचाने की, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे आज हम आंकड़ों की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। 5 दिन तक सिर्फ कार्रवाइयां होंगी। 26 घंटे बाद मुख्यमंत्री मौके पर पहुंच गई, 10 लाख रुपए मरने वाले को और 5 लाख रुपए जो घायल हुए उनको मिल गए। ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस बन चुका है। तो मेरे साथ आज वेद भूषण, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस मौजूद है। सर से हम कड़े सवाल करने की और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर रुपेंद्र सिंह जी हैं, एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और अंकित शानी जी हैं, सिविल इंजीनियर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद भूषण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, ये तो बहुत मामूली बात है ना, ये तो हो गया सो हो गया। 21 लोग ही तो थे, 140 करोड़ लोगों का देश है, देश की राजधानी है, कोई इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, हो गया तो मतलब आगे भी हो जाएगा। सिर्फ आज आप और मैं चर्चा कर लेते हैं, आधा 1 घंटा हम व्यूवर्स का ले लेते हैं, उसके बाद अपने अपने घर। देखिए, मुझे 2 बातें आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को बतानी है और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तमाम, मैं जिस दिन से इंसिडेंट हुआ है मौके से डिबेट कर रहा हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी तू मैं एमसीडी पुलिस के ऊपर, पुलिस फायर के ऊपर और तमाम जी चीज़ें आ रही हैं। परंतु मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि मैंने कल भी एक चैनल पर इस बात को कहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं है। मार्च 2006 के अंदर एक जजमेंट आई थी सबसे बड़ी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली के अंदर एक हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को टाइम एंड अगेन दी जाए, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर 3 अपॉइंट किए गए। केजे राव उसमें मेन एक ऑफिसर थे, उसके अलावा एक पुलिस ऑफिसर भूरेलाल थे जिनकी अध्यक्षता में कमेटी लगाई गई थी और एक मेजर जनरल थे। वो इतनी हाई पावर्ड कमेटी थी कि यदि किसी बिल्डिंग को बोल दें तो उसी टाइम बिल्डिंग टूट जाए। और उसके बाद में जब वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स करी, इलाकों में जाना शुरू किया, उनका मेन काम था इलीगल एनक्रोचमेंट को आइडेंटिफाई करना, उनको रिमूव कराना, फॉरेस्ट की जो लैंड है उनको कब्जे में लेना, सरकारी पब्लिक लैंड पर जो कब्जे हैं उनको रिमूव करना, जितने भी होटल, नर्सिंग होम, जितनी भी दिल्ली है इसको व्यवस्थित करना, इसको राजधानी का रूप देना। और उसको लेकर आपने देखा होगा जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे उनको वहां से रिमूव कर दिया गया, जो नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज थे उनसे उनको हटा दिया गया। परंतु इसका रिपरकशन ये हुआ कि पूरी दिल्ली में, चाहे वो उस टाइम चूंकि आम आदमी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस, बीजेपी और कुछ प्रमुख दल थे, हाय तौबा कर दी, क्योंकि उनका वोट बैंक उनको लग रहा था खिसक जाएगा, दिल्ली से लोग बाहर पलायन कर जाएंगे, ये यहीं मरते रहें कॉकरोच की तरह और यहीं पर इनका जीवन चलता रहे। उसमें बहुत बड़ा बदलाव हालांकि दिल्ली में आया,
परंतु अभी भी कुछ चीजें छूट गई, क्योंकि इन लोगों की मंशा कुछ और थी, उसको उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया और लगभग 1.5-2 साल चलने के बाद में स्थिति वहीं के वहीं आ गई और स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई। शीला दीक्षित के टाइम में जब वो सीएम थी, जो उसका आप जिक्र कर रही हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट की स्कीम लाई गई, वो केवल इसलिए लाई गई थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे पास होटल्स के रूम्स की कमी थी और जो आम जो प्लेयर्स के साथ उनके गेस्ट या प्लेयर्स आएंगे उनको रहने के लिए सस्ता रूम मिल जाए। परंतु उस स्कीम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो स्कीम बदस्तूर चलती रही और जिसका आपने अभी जिक्र किया कि 6 रूम से 25 रूम और ऐसे हर कॉलोनी मोहल्ले के अंदर इस तरह की व्यवस्था हो गई। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया है, ये तो आपने सुन लिया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं। दूसरा, इसमें जब आम आदमी पार्टी आई, अपने आप को बड़ा ईमानदार शीशमहल वाली पार्टी, उन्होंने कहा कि हम एनक्रोचमेंट दूर करेंगे, दिल्ली को राजधानी का रूप देंगे और दिल्ली में होंगे, परंतु एक के बदले एक बोतल शराब और तमाम वो चीजें हुई जिसकी उनसे अपेक्षा नहीं थी और ईमानदारी के ढकोसले रह गए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये भ्रष्टाचार का एक इतना बड़ा डांस है जिसके बारे में आम आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस के अंदर 36 साल की नौकरी मैंने की है, मैंने इन चीजों को नजदीक से देखा है किस तरह भ्रष्टाचार है। जब रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी तो उन्होंने सबसे पहले, उनकी आंखों में यही किरक रहा था, उन्होंने सबसे पहले पुलिस वालों को गुंडा बोल दिया। मैंने उसका बहुत भयंकर विरोध किया, उन्होंने माफी मांगी कि मैं आइंदा को पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बोलूंगी, परंतु उनके मन में कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर कुछ था उनके मन में, तो उन्होंने एलजी साहब के माध्यम से एक ऑर्डर जारी करा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं आपको, दर्शकों को शायद पता भी ना हो। और उन्होंने एक आदेश पास कराया। दिल्ली पुलिस एक्ट जब 78 में बना था, उसमें प्रोविजन था कि दिल्ली पुलिस को तमाम लाइसेंसिंग पावर, रिवॉल्वर, गन, होटल, रेस्टोरेंट, अम्यूजमेंट पार्क, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को लाइसेंस देने की पावर थी। जब दिल्ली पुलिस उसकी जांच करती थी, कितनी रोड है, इस आदमी की वेरिफिकेशन क्या है, इसका प्रीवियस कंडक्ट क्या है, जगह फीजिबल है नहीं, तमाम पैरामीटर्स पर उसकी जांच की जाती थी। परंतु वक्त के हिसाब से ऐसा हुआ कि उन्होंने तमाम चीजों को रिपील कर दिया रेखा गुप्ता ने, और ये पावर दिल्ली पुलिस से छीनकर दिल्ली सरकार को दे दी गई। अब चूंकि ईज ऑफ बिजनेस एक वर्ड होता है, डूइंग बिजनेस के, कैसे बिजनेस को बढ़ावाएं, उसमें केवल ऑनलाइन का प्रक्रिया रखी गई। आप चाहें तो अभी इस बिल्डिंग का ऑनलाइन अभी रजिस्ट्रेशन ले लें। तो ये जो गलती हुई, उसका एक गलती पर गलती, पहले जो 2006 को आपने गलती माना, तीनों ने ये हमाम में नंगे हैं सारे के सारे। और जहां तक डिपार्ट शीला दीक्षित के टाइम में आम आदमी पार्टी थी और अभी फिलहाल बीजेपी भी, तीनों एक ही तरह के काम है इनके। कुछ नहीं हो सकता, यही चाले लो, यही बात है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। 2006 में जो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एक हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और फिर वही स्थिति आ जाए, तो ये चीजें सुधर सकती हैं। ऐसा नहीं है नहीं सुधर सकती। हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई सरकार, कोई व्यवस्था, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा, फायर, पुलिस, सब A to Z। तो आप ये उम्मीद कीजिए कि पुलिस को तो आप निकाल दी, पुलिस से तो पावर ही नहीं, पुलिस वाला तो चालान भी नहीं कर सकता किसी रेस्टोरेंट, होटल, स्विमिंग पूल, किसी का चालान ही नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं वापस आऊंगी। किसी को यहाँ पर सवाल है पुलिस के लिए, मैं आऊंगी आपके पास। बताइए कि पुलिस का सारी जिम्मेदारी, क्योंकि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, डिसिप्लिन फोर्स है, वो लोग बोल नहीं सकते। क्योंकि मैं रिटायर्ड हूं, मैं खुलकर बोल सकता हूं, उस जगह प्रहार कर सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए वो उस पुलिस को ही घेरने पे लगे। सर मेरी बात भी तो सुन लीजिए, मैं आऊंगी इसको लेकर अलग से समझने आपके पास। केवल पुलिस का क्या, इसमें हम पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी है समझेंगे आपसे। सर मैं एक डेटा आपको बताना चाहती हूं। यहाँ पर डेटा खुद फायर विभाग का जो डेटा है 2024-25 का, वो आंकड़ा मैं अपने दर्शकों को भी, आपको भी, और इससे जवाब लूंगी आपका, कि बिना एनओसी वाली बिल्डिंग 7312, मकानों या सोसाइटी 5506 मामले, और 99% के पास एनओसी नहीं है। ये मकान और सोसाइटी की बात कर रही हूं। दुकानों और शोरूम में 693 मामले, सिर्फ 2 के पास एनओसी है। यह है गंभीरता। ये डेटा बताने की जरूरत इसलिए है कि इतने सारे, पर सिर्फ 1% ऐसे हैं जिनके पास एनओसी है। अब सवाल वापस से वही उठता है कि क्या कभी बिजली, मेरे घर में 4 कमरे हैं, मैं 2 कमरे करके बता के चली जाऊं, मेरे बिजली विभाग को कभी तो ठगा होगा ना कि 6 कमरे चला रही हूं। वहां पर
6 कमरे बताकर 25 रूम चल रहे हैं। कभी तो बिजली विभाग को लगा होगा ना कि नहीं साहब बिजली का बिल तो अब इतना बड़ा आ रहा है। कभी तो पानी के बिल को ये लगा होगा ना कि नहीं साहब पानी का बिल कुछ होगा। क्या सब सो रहे हैं? वो प्राइवेट कंपनी है मैडम, बिजनेस करने के लिए आई है, उनकी तरफ से मरे जी वो बिजनेस कर रहे हैं। वही समझ रहे हैं सर, आप सही समझ रहे हैं। है, एनडीपीएल है, वो कंपनी है, लाला की दुकान है, वो लोग अंबानी की दुकान है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सर ऐसा नहीं होता, जिम्मेदारी विभागों की है, लेनी पड़ेगी। वो विभाग नहीं है, वो लाला की दुकान है। अब आप तो सरकार को भी लाला की दुकान मानेंगे। वेद सर मैं आ रही हूँ ना आपके पास, ये लाला की दुकान है। वेद सर मैं आ रही हूँ ना आपके पास। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या सब सो रहे हैं? सोते रहेंगे? क्या किया जाए ऐसे मामले में? भाई उन्होंने तो कह दिया कि दिल्ली में सब चलता है और ये देश की राजधानी है, ये इंटरनेशनल बेइज्जती है, यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए थे। वैसे तो 26 लोग मर जाते हैं पहलगाम में तो आप युद्ध शुरू कर देते हैं। या 21 लोग मर गए, ये मरे हैं, हत्या है, कौन जिम्मेदार है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये सभी विभागों की सामूहिक हत्या है, इसको मैं ऐसे ही बोलूंगा। सभी विभागों ने सामूहिक हत्या की है 21 लोगों की। सबसे पहले तो फायर विभाग के पास को मैं सामने लाऊंगा। आपने कभी देखा है किसी फायर विभाग के अधिकारी को या कहीं मॉक ड्रिल करते हुए? अब जैसे सर ने कहा कि उनके पास पावर जिसके पास थी छीनी गई, वो अलग बात है, वो सर को अच्छे से पता है। मैं सिंपल सा एक आम आदमी की बात रखूंगा। फायर विभाग का काम है लोगों को ट्रेंड करना, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है वो जिले की डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड है, उसको मॉनिटरिंग करना। इन दो को ही मैं लेके चलूंगा। तो आपने कभी देखा है दिल्ली में कि फायर विभाग ने मॉक ड्रिल की किसी होटल में? इस घटना से पहले, इस घटना से वीआईपी आते हैं तो इस घटना से नहीं, उस जगह होती है, वीआईपी लेन्स में होती है, मौर्या में होती है, ताज में हो जाती है। वो कोई मतलब नहीं है। फायर की नहीं होती, वो पुलिस की होती है, सिक्योरिटी की होती है। इस बिल्डिंग की नहीं होगी, इस बिल्डिंग गारंटी दे रहा हूं। इस बिल्डिंग अभी की फायर का कुछ दिन पहले पता लग जाए जहां हम बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक बिल्डिंग में आग लगी थी, मल्टी स्टोरी में। उसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं था बुझाने के लिए, और बाद में पता चला कि उसमें ना फायर एग्जिट था, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, और ना ही उसमें कोई फायर का जो छोटे छोटे जो कार्बन डाइऑक्साइड के वो जो रखे होते हैं सिलेंडर, हाँ, वो कुछ भी नहीं थे उसमें। बाद में जब पता चला तो उन्होंने कहा कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था आग लगेगी। तो हमारे यहाँ ज्यादा खतरनाक स्थिति एक राष्ट्रपति भवन के पास में पुरानी संसद है, अब तो नई संसद बन गई है, उसमें कई बार आग लगी थी मेरे टाइम में। जब मैंने कहा कि सर्टिफिकेट लाओ, आप तो बिल्डिंग की बात कर रहे हो, हमारी पार्लियामेंट के पास फायर का सर्टिफिकेट नहीं है, आप बात किसकी कर रहे हो? आप बिल्डिंगों की बात कर रहे हो। तो जहाँ से पूरा देश चलता है उनके पास फायर का सर्टिफिकेट। तो जो फायर विभाग है हमारा, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एक होता है ना कोऑर्डिनेशन, हमारे विभाग में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सबसे सिंपल एग्जांपल, आज रोड बनती है, कल टेलीफोन वाला उसको खोद देता है, यानी कोऑर्डिनेशन की कमी है। दूसरा ये है, हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले हैं। सर 2006 में गए, मैं 2013 में आऊँगा। आज डेट है शायद 5 जून। 10 दिन बाद 2013 में कितने लोग मरे थे? शायद 25 से 30 हज़ार, या पता नहीं, शायद 50 हज़ार या 1 लाख लोग। केदारनाथ उत्तराखंड ट्रेजिडी कितने लोगों को याद है? एक कैप लगाई गई थी, कितने लोग जाएंगे? नहीं। आज की डेट में 13 किलोमीटर का केदारनाथ में ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? पैदल वाला। तो सब भूल जाते हैं। उफार ट्रेजिडी देखिए, उफार ट्रेजिडी में 59 लोग मारे गए। और पूछो ना आज जनरेशन कॉकरोच जनरेशन जो जनरल जी है कि ये क्या उफार ट्रेजिडी, पता नहीं क्या ट्रेजिडी। तो हम लोग ये डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की कमी है पहली। दूसरी, जो सर ने कहा कि वोट बैंक, ये उससे बड़ी कमी है कि सबको अपना वोट बैंक दिखता है। और वहाँ 4 धाम यात्रा, ये यात्रा, 4 धाम यात्रा अलग है और पिकनिक यात्रा अलग है। आपने 4 धाम यात्रा को पिकनिक यात्रा बना दिया आज के टाइम पे। और इसी के साथ में एक और आंकड़े के साथ आपके पास आऊंगी। फायर विभाग का एक और 24-25 का आंकड़ा है, वो कहता है कि फैक्ट्री और उद्योग जो है उसमें 450 मामले आए, केवल 4 के पास एनओसी थी। मैं इसे बता के आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी हमारी जान की कीमत कितनी है और कितनी सस्ती है, इसलिए। दूसरा देखिए, कमर्शियल बिल्डिंग 301 मामले, केवल 2 के पास एनओसी है। और रेस्टोरेंट, होटल और क्लब्स और बार 125 मामले आए, 105 में नियमों का पालन नहीं किया गया। तो मतलब आप जब अपने घर की सोसाइटी से लेकर रात को क्लब जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, दोपहर में रेस्टोरेंट में जाते हैं, यहाँ सब कोई भरोसा नहीं है साहब। आप खाना खाने गए हैं और आप दूसरे दिन आपके शायद क्रिमेशन लास्ट राइट्स हो रहे हो। तो सर ऐसी स्थिति में जो मैं बिल्डिंग्स की बात कर रही हूँ, अभी जैसे उन्होंने जिक्र किया कि नोएडा में एक युवराज नाम का बच्चा था,
वो जो जगह गड्ढा था वो भी गाजियाबाद का ही जिक्र है। वो गड्ढे में पहले ट्रक गिरा, 2 दिन बाद युवराज गिरा, युवराज 2 घंटे तक बोलता रहा, कुछ नहीं हुआ। उस समय सिर्फ एक IAS अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ हुआ है, उसके अलावा सर ये तो ऐसे ही चलेगा। तो मतलब आप और हम बैठ के अभी टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं सर, क्या लग रहा है आपको? मतलब कौन है, मतलब ये तो एक रूटीन हो गया है कि भैया जो मर गया उसको 10 लाख रुपए दे दो, ये सब है एक्चुअली जो व्यवस्था। कैसे इसको सुधार सकते हैं? एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करता हूँ, बिल्डिंग कोड्स को इतना एक्सटेंसिवली रिवाइज कर रही है गवर्नमेंट, जस्ट टू ब्रिंग मतलब सेफ्टी, सिक्योरिटी और वो जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बोलते हैं, मतलब क्वालिटी पैरामीटर्स भी गवर्नमेंट BIS लेवल पे, जो ब्यूरो होता है ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, अपने लेवल पे सब कुछ कर रही है। अभी 2026 में नया बिल्डिंग कोड आया, बट जब साइट एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स मतलब हर बिल्डिंग कोड क्या कहता है? जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, पहले उसको नेशनल बिल्डिंग कोड बोलते थे, इट इज़ अ कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट। वो पूरा जितने कोड्स हैं जो बेसिक चाहिए आपको बिल्डिंग्स के लिए, इंक्लूडिंग वो कमर्शियल बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं या ऑफिसेज, ये रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वो सब कैटेगरी बांट रखी है। सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंजीनियर्स, कि इंजीनियर में भी जो एक साइट पे देखता है, जो डिज़ाइन कर सकता है, एक फाइनल अप्रूवल होता है कि इंजीनियर पहले क्लियर करेगा, जो चीफ आर्किटेक्ट बोलेंगे, उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ कंपाइल होंगे, फ्लोर प्लान, एक फायर एग्जिट प्लान अलग से बनता है जो वी हैव टू डिस्प्ले इन द रिसेप्शन, और हर फ्लोर पे कंपलसरी होता है वो फायर एग्जिट डोर्स, उसकी एक फायर रेटिंग होती है। मतलब ये बेसिक पैरामीटर्स मैं बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इतनी एक्सटेंसिव स्टडीज कर रही है हम लोगों को उस स्टैंडर्ड पे ले जाने का कि हम यूरोप और अमेरिकन और जो भी आपका मान लीजिए कि जो प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट है उसमें compete करें, बोथ टेक्निकल स्टाफ से लेके मटेरियल। बट साइट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि ये दिल्ली में है, तो दिल्ली में वो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट के स्टाफ हैं जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बोल दीजिए या टेक्निकल में जो ES ग्रेड, इंजीनियरिंग ग्रेड के लोग होंगे। ट्रेनिंग नीचे वाले लेवल पे कहीं नहीं जाती है। मतलब मेरा BS कोड, नया कोड आ गया 2016, तो इसकी कितनी ट्रेनिंग हो रही है, कौन से डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग हो रही है, उसका क्या फॉलोअप है, कुछ नहीं, जीरो। तो अगर मैं एज ए इंजीनियर कहीं इंप्लीमेंट भी करता हूँ नए रेगुलेशंस, वो अल्टीमेटली क्या करता है, शूट अप करेगा कॉस्ट और कोई उसका बीरर नहीं होगा और लास्ट मुझे पता है जो जैसे NOC मिलती है वैसे लेनी है। सिविल इंजीनियर्स का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं देख रही हूँ हम लोग शुरुआत हुई थी 2014 में ये कहकर कि अमेरिका की तरह रोड्स हो जाएंगी और एक वो कोटेशन और ये जिस देश की रोड्स अच्छी हैं, फ्लाईओवर है, आदमी बिल्डिंग बनाता है, जिस बिल्डिंग को आपने बनाया ये पर कोई ठेकेदार बना रहा होगा जिसको जो कोई जानकारी भी नहीं होगी कि इंजीनियरिंग क्या होती है। जानकारी के लिए लोग होते हैं सर, जैसे हम हैं, अब हमें जानकारी होना चाहिए। अब जो एक मेसन आता है उसको सिर्फ तो लेआउट वगैरह आप बताते हैं, सिविल इंजीनियर्स बताते हैं। नहीं, फ्रॉम मैं स्टार्ट बता रहा हूँ। एक आपका बेसिक स्टडी हो गया, जियोलॉजिकल ड्राइंग आ जाती है। जो लेबर से साइट पे जो अनपढ़ लोग काम कर रहे हैं उनका काम होता है जो एक इंजीनियर ने लिख के दे दिया वैसे वो कर देते हैं। चेकिंग भी इंजीनियर करता है, उस पे साइन भी इंजीनियर ही करता है, मतलब कोई लेबर साइन नहीं करता। ये पूरी बिल्डिंग बनी, इसका परमिट, इंस्पेक्शन सब कुछ एक इंजीनियर और अच्छे प्रोफेशनल मिनिमम। तो कंप्लीशन की जरूरत है ना लेते ही नहीं, कोई दिल्ली में कोई कंप्लीशन नहीं लेता है। मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ सर, स्टेप बाय स्टेप है। और अल्टीमेटली फायर NOC रूप से तो यही होना चाहिए, फायर NOC कंपलसरी है। अब कितने लोग NOC के लिए, मैं जो पढ़ रहा था बहुत ब्रीफ में, सेम इंसिडेंट पे आता हूँ, वो दिल्ली फायर सर्विसेज ने बोल दिया कि NOC के लिए तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था, हमें पता ही नहीं कि वहाँ एक होटल है, इनका काम खत्म हो गया। वो दिल्ली टूरिज्म ने डायरेक्ट दे दिया उनको, वो ड्यूरिंग जो भी है अपना ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का, हाँ ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट कैटेगरी में। तो सर रिन्यू नहीं होते दिल्ली टूरिज्म पे, एक बड़ा सवाल है ये। मैम वो रिन्यू होता है, 5 साल का होता होगा, तो 2022 रिन्यू करवाए। मैं गई मौके पर, ओके, जस्ट बगल वाली बैठे ऑफिस में हो जाता है। हाँ, वो मैं बगल वाली जगह गई, कई सारी सब चलता है। वो जो आपने बोला ना सब चलता है, तो वो उसी के अंदर आता है, सब चलता है। सर किसी दिन सब चलने में अपन लोग भी निकल लेंगे सर, चल पड़ेंगे। बिल्डिंग में अभी कुछ हो जाए तो हम भी सर आप हमारी बिल्डिंग के पीछे पड़ गए इस मामले में, आपको जहाँ पीछे पड़ना चाहिए वहां नहीं पड़ रहे। मेरे को आप ये बताइए, जैसे हम दिल्ली टूरिज्म पे, एक बड़ा सवाल सर यहाँ पे खड़ा होता है, बेहद बड़ा सवाल है, और मुझे तो समझ नहीं आता सर। पहले क्या होता था, रेल हादसा हुआ कहीं पर बिहार के किसी जगह पे, इस्तीफा केंद्र में होता था, पहले इस्तीफे होते थे। पहले अभी खेल आप जिस कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रही हैं, इस्तीफा हुआ, मैं कवर कर रही थी, ए राजा ने इस्तीफा दिया, बत्ती आई, जाते समय बत्ती उतर गई। लेकिन अब ये प्रचलन ही नहीं है, घर से लेकर बाहर तक, संसद तक कोई गलती नहीं मानता है। अच्छा सर मुझे तो पहले आप अपनी पुलिस की गलती बताइए, मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं पुलिस पे भी आता हूँ।
जब पूरा का पूरा आवा का आवा ही खराब हुआ, आवा समझती है, जब पूरा सिस्टम करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर आधारित हो, तो आप किस फायर की पुलिस बात कर रही है, कौन से पुलिस की बात कर रही है, कौन से बिजली विभाग की बात कर रही है? मैं क्या चाहती हूं, पूरा आवा का आवा ही खराब है। आप किसकी तरफ उंगली उठाएंगे? आप कांग्रेस की तरफ उठाएंगे या पुलिस को उठाएंगे, दिल्ली पुलिस पर, आप फायर पर उठाएंगे, टूरिज्म उठाएंगे, जब पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार पर आ गया है। अब दिल्ली पुलिस का 100 करोड़ का इंस्पेक्टर पकड़ा गया है। मैं तो रिटायर्ड एसीपी, मैं तो जिंदगी में नहीं सोच सकता 100 करोड़ होंगे वो डीसीपी को फॉर्च्यूनर कार दे रहा। आप किसकी बात कर रहे हो? ठीक है सर, समझ ही नहीं आ रहा किसकी बात। तो सर एक बात सुनिए, कि हम बैठ के वो रुदालियों वाला सीन तो नहीं है कि हम रोके निकल जाएंगे। ये जरूरी है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ बदलाव कर सके, इसलिए हम व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। होता है कि हम ये बात, हमारी जो रेखा गुप्ता पहुंची है वो इसलिए पहुंची है कि उनको पता था कि मामला एग्रीवेट हो सकता है, उनका वोट बैंक खिसक सकता है, उनकी कुर्सी जा सकती है। क्या बात कर रहे हो? देखिए मुख्यमंत्री, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस, अदरवाइज नहीं पहुंचती वो, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। मेरे को आप ये बताइए, पुलिस, हम क्या होता है, बच्चे को भी मैंने अपनी 11 साल की बेटी को समझाया, बेटा कभी रास्ते में खो जाओ, पुलिस अंकल को ढूंढना, उनसे बात करना। हमारी कितनी बड़ी आस्था जुड़ी है पुलिस से, जैसे हनुमान जी से नहीं जुड़ी होती है सर, वैसे जुड़ी हुई है पुलिस से। आप कह रहे हैं पुलिस को कुछ नहीं पता, पुलिस के पास कुछ नहीं है। हम आज जाके मैं बोल दूं अपनी बेटी को, भैया पुलिस अंकल से बात मत करना, वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये जो पुलिस महकमा है ना, जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, ये केवल कहते हैं ना, टूटे हुए जो सेब आते हैं उन्हीं को खा लेते हैं। अब ये इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो ट्रोल होंगे हाथ ऐसे बो दिए हैं, इनके हाथ ऐसे बांध दिए हैं कि कैसे बांध दिए, कैसे बांध दिए, मुझे बताइए। बांध दिए हैं, जैसे आप इस होटल की बात करें जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं, इसमें पुलिस वाला एंटर नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। आप मुझे कोई धारा बता दीजिए कि पुलिस वाला ये कर देता तो शायद ये इंसिडेंट होने से रुक जाता। हाँ, आप करप्शन पे जरूर बोलेंगे, पुलिस वाला वहां से अपनी फीस जरूर ले आता होगा, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा। ठीक है, एक के बाद मैं मानता हूँ उसको, फ्री में मिल रहा है ना, उसको फ्री में बैठे बैठाए मिल रहा है, उसको केवल जाना है, बीट वाले सिपाही को जाना है, वो क्योंकि उसको सिस्टम से बंधा हुआ है। वो होटल वाला कहेगा 6 की भैया 25 कमरे देखेगा, उन्हें कि तो अपनी फीस पकड़ और जा, वो अपने फीस लेके निकल आता है, पर एक्शन कुछ नहीं ले सकता वो, क्योंकि आपने उसके हाथ काट दिए हैं, बांध दिए हैं। कैसे काट दिए सर, कैसे काट दिए? मैंने आपको अभी बताया कि जब रेखा दीक्षित सीएम लगी थी तो एलजी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, वो मैंने 2006 का बताया था, अब 1.5 साल पहले का बता रहा हूं। उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि दिल्ली पुलिस को जो पावर थी इनको सील करने की, इस बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन लेने की, स्विमिंग पूल, होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, वो तमाम पावर स्नैच कर ली गई, खत्म कर दी गई, कुछ कर ही नहीं सकता। वो एक ऐसा शेर है जिसके दांत ही नहीं है, शेर है पर दांत नहीं है, पर वो शेर की दिखा के अपनी कार्रवाई डाल देता। वो एक मेरे दर्शकों के लिए एक सवाल और समझाइए, ये कब से हुआ कि उनसे पावर्स ले ली गई हैं? जब ये शीला दीक्षित सर, आपने रेखा जी और कांग्रेस बीजेपी को मिला दिया। हाँ, तीनों ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो कैसे हुआ, कब से हुआ सर? अभी कल कॉकरोच पार्टी आ रही है, ये भी जिम्मेदार होगी सर। कैसे हुआ सर, कैसे हुआ, कब से हुआ ये 2006 में जब ये हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार को लगा। ठीक है सर, मैं पॉलिटिक्स में अभी आऊंगी, मैं पहले ही समझना चाह रही हूँ, बाई चांस पुलिस को कोई शिकायत करे, मेरी बगल की किसी एक दुकान में मुझे नजर आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है, मैं पुलिस को शिकायत करूं तो पुलिस कहेगी साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, या वो कोई माध्यम बताएगी, वो फायर डिपार्टमेंट, वो एमसीडी, वो कुछ कर सकती है। पुलिस की जो राष्ट्रीय जिम्मेदारी है वो तो कर सकती है, वो भी नहीं। पुलिस को आपने बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर अनऑथराइज्ड, ठीक है, डिस्को चल रहा है, डिस्कोटेक चल रहा है, पुलिस वाला उसमें कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा वहां कॉफी पी जाएगा, खाना खा जाएगा, ड्रिंक कर जाएगा, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा बहुत आप कहेंगे लिखित में दे दो, वो कंसर्न एसडीएम को, तहसीलदार को, नायब कोर्ट को, एमसीडी वालों को लिख के दे देगा कि ये इसमें ये चल रहा है, इससे ज्यादा उसकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, उससे आप करवा ही नहीं सकते। वो लेदर पर एमसीडी का जेईए जो भी है वो सेटिंग से मामला चलो, कहना ऐसी चिट्ठी बहुत रखती है, इसको रख दो साइड में, क्या करेगा पुलिस वाला? सर मैं राजस्थान का केस बता रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। राजस्थान में एक 12 बजे बाद कोई ऐसा डिस्को का मामला था, क्लब का, पुलिस को कहा गया संबंधित पुलिस थाने को, पुलिस थाने ने वहां पहुंचकर कार्रवाई की। बात यह है कि आपकी अप्रोच कैसे, राजस्थान की पुलिस और दिल्ली की पुलिस में स्टेटस का फर्क है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है। योगी जी की पुलिस है, बुलडोजर 2 मिनट के अंदर लगा देती है। अब तक ये ऐसा मामला होता है, इस बिल्डिंग नहीं, इसकी जड़क होती जाती बिल्डिंग की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को अब दिल्ली के हिसाब से, ये राजधानी है, यहाँ के सिस्टम दूसरे हैं, कोशिश की जाती है इंटरनेशनल पैरामीटर पर इसको रखने की, परंतु पैरामीटर जमीन के नीचे घुस गए हैं। इस सर ने कहा कि बुलडोजर कर दिया जाता। सर ये भी जो गाजियाबाद का मामला हुआ जिसमें वो
वो युवराज मर गया, उसके सूर्या, बाद एक सूर्या, आईएएस, सूर्या। नहीं सर, मैं बात कर रही हूँ पुराने युवराज की बात, अच्छा, वो जो वो नोएडा भी के सिस्टम अंदर- हाँ। तब भी फायर डिपार्टमेंट में अगर हम देखें कि भर्ती 1100 पद खाली पड़े हैं, तो सर उसमें भी तो हम बुलडोजर चला देते हैं किसी एक अपराधी के घर पर जब सिस्टम पे बुलडोजर चलना है तो वो तो किसी जगह नहीं दिख रहा जा रहा। मतलब क्या ये गारंटी है? अभी गाजियाबाद में एक बिल्डिंग में आग लगी, उस वक्त युवराज बच गया, क्या उसके बाद अब कुछ नहीं होगा? कोई सरकार लिख के दे सकती है कि सिर्फ 10% ही हादसे होंगे, 5% होंगे, 1% होंगे? कोई आंकड़ा है? इसमें सरकार ने, इसमें जुडिशरी ने एक्शन लिया है। कल शायद लखनऊ या इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने सरकार को सीधे बोला है कि कोई भी सरकारी अधिकारी विभाग अगर गलती करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। कल, आज या कल का है ये डिसीजन। और वो रिटायरमेंट तक, वो अगर उस टाइम पे उसकी पोस्टिंग थी तो रिटायरमेंट से अब ट्रांसफर लेके वो बच नहीं सकता। आज के बाद से ऐसा होगा? और उन्होंने कब तक होगा ये एक सोचने बात है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस पे एक समिति का गठन करे, और आपको पता है समितियां कैसे और कब तक बनती हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर हम उस प्रोसेस को देखें तो उन्होंने कहा कि समिति का गठन करे और ये बताए कि सभी विभागों की क्या जिम्मेदारी है और क्या उनके ऊपर आपराधिक मामले अभी तक कितने बन सकते थे, आगे बनेंगे, और बनेंगे तो उन पर कार्रवाई आप कैसे करेंगे। तो उन्होंने ये प्रोसेस किया। आपने एक बात कही कि समिति कैसे काम करती है, मैं आपका इस बात पे पूरा खंडन करती हूँ। यही अगर टीएमसी की सरकार बंगाल में होती, वहाँ कोई कुछ मामला हुआ होता, तब भाजपा कोई समिति बनाती तो उसकी 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आती। इसलिए समितियां पॉलिटिकली काम करती हैं। दूसरी बात यह है कि सर मुझे आप ये बताइए, हम एक विचारधारा की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर कि कौन सही तरीके से काम करना चाह रहा है, और मेरे दर्शकों का ये सवाल है, भाई अगर कोई असद किसी बच्चे को मार देता है, हिंदू बच्चे को, तो विचारधारा है और उसके खिलाफ सब खड़े हो जाएंगे, और होना भी चाहिए। असद जैसी तमाम विचारधाराओं को काट के फेंक देना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक विचारधारा है, वहां तो वो असद खूनी है, और मैं पुरजोर तरीके से मानती हूँ खूनी है और उस पर एक्शन होना चाहिए, और ऐसे हर विचारधारा पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन 21 करके इतने लोग मर जाते हैं, क्या ये एक विचारधारा नहीं है? ये भ्रष्टाचार की विचारधारा है, और उस भ्रष्टाचार में जान जाए तो जान जाए। तो सर इसका क्या उपाय है? और आप लोग तो सर समाज की आवाज उठाते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर और क्या करने वाले हैं? इसमें भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें लूप होल्स बहुत हैं। सिंपल सी एक आपको बताऊं कि हमारे देश में, पूरे देश में रेस्टोरेंट, होटल, मोटेल और एक और कोई वर्ड होता है, ये अभी तक डिफाइन ही नहीं है। पहली अभी तक डिफाइन नहीं, इनकी डेफिनेशन है, लेकिन इस डेफिनेशन पे कोई होटल बना है नहीं बना है, मोटेल है। अब आप एक्सप्रेस वे या हाईवे से निकलिए, वहाँ लिखा होगा रेस्टोरेंट, साथ में लिखा होगा रूम अवेलेबल। 4 कमरों पर हाँ, जो तो ये कैसे अवेलेबल हो गया वहाँ? तो या फिर उसमें उसको लिखिए मोटेल, क्योंकि वो हाईवे एक्सप्रेस वे तो वो मोटेल हो गया। तो उन्होंने रेस्टोरेंट का लाइसेंस लिया और उसके ऊपर एक छोटा सा रास्ता होगा, एक सीढ़ी जाने का, उसमें 8 या 10 रूम होंगे। कल को कोई हादसा होगा तो कह देंगे जो अधिकारियों को नहीं पता। तो या तो उसने चोरी से बनाया या उनको पता था। तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है सभी विभागों की, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, अग्निशमन, सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। सभी सरकारों को इस पे एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि आप आपस में कोऑर्डिनेशन बनाइए। तो ये ना करिए कि आज रोड बनाया कल जाके तार डालने लग जाए। मैं तो सर एक बात बताइए, आप अभी उन्होंने कहा कि कोर्ट की तरफ से इस तरह की कमेटी और ये सारी बात है। अब मैं थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ कि अब जो हो गया, जब कोई खूनी होता है उस पर कार्रवाई होती है ना, तो यहाँ पर कौन है खूनी सर, कौन है जिम्मेदार? क्यों? फॉर एग्जाम्पल सर के अकॉर्डिंग 2006 में पुलिस से पावर्स ले ली, शीला दीक्षित ने अभी 1.5 साल पहले, या फिर शीला दीक्षित ने BNB करके वो बनाया। तो सर मैं पीछे जाना चाहती हूँ, ये जो व्यक्ति है जो कह रहा है कि मुझे नहीं पता था, ऐसे ही चलता है, दिल्ली में सब चलता है, इससे लेकर जिसने NOC नहीं दी या इसने अप्लाई नहीं किया, या 3 जो पार्टनर्स हैं वो जब तक ये ना बताएं कि हम उसके पास गए थे, हमने उसको पैसे खिला दिए, मैं चाहती हूँ पूरा चेन रिएक्शन बने, और जो वो पहला व्यक्ति हो जिसने अप्रूवल दिया है इस बिल्डिंग को। रेस्टोरेंट अलाउड नहीं है, रेस्टोरेंट था, वहीं पे गैस सिलेंडर फटा, क्या ये चेन रिएक्शन नहीं चल सकता? अभी इसको जिम्मेदार नहीं, सिर्फ ये नहीं कि इसको पकड़ा, मतलब मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो ये कैसे होगा? मतलब मुझे तो इस पे न्याय चाहिए, और यह देश के लोगों को इस बात पे न्याय चाहिए। मैं जस्ट स्टार्ट करूंगा एक बार। सर का जो था कि पुलिस से जो लाइसेंसिंग पावर्स ली हैं, उसका क्या होता है, 2 माइंडसेट होती है हमेशा। हमें जो एक है ओनरशिप, दिल्ली पुलिस क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं।
स्पेशलाइज्ड लोग वो भर्ती नहीं करते अलग से कि जो होटल और ये देखेंगे। तो हमने गवर्नमेंट ने एक अच्छे इंटेंट में उसको लाइसेंसिंग दी है रिस्पेक्टिव, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या एनडीएमसी। जैसे दिल्ली में बात करें तो एमसीडी और एनडीएमसी 2 हैं। दूसरा उसके ऊपर है अपना होम अफेयर, मतलब जो भी स्पेशलाइज उनको चाहिए। कितनी जगह हम ही लोग जब ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कंपलसरी होता है कि वेटिंग आईआईटी दिल्ली से, जैसे स्टेट होगा मतलब हाई क्लास प्रोजेक्ट होगा तो आईआईटी कंपलसरी कर देगा, वेटिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और जो भी रिस्पेक्टिव आईआईटीज इज कंपलसरी। जो थोड़े नॉर्मल स्टेट्स होते हैं तो आईआईटी प्लस एनआईटीज कंपलसरी कर देते। क्यों? उनको पता है वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं या जो एक सिस्टम है उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड इतना है कि हमारे जो भी स्टेट लेवल के लोग हैं वो एलिवेट हो जाएंगे एटलीस्ट प्रोजेक्ट। बाकी जो साइट पे एग्जीक्यूशन होता है उसका स्टैंडर्ड, अगर हम लोग तो साइट पे काम करते हैं तो वो मोर और लेस डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है, किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं और बजट, मतलब बहुत फैक्टर होते हैं। तो मैं आता हूँ जैसे 2000 या लाइसेंसिंग पावर्स ली, उसका रीज़न ये होता है कि सही बंदों को दे हम काम, उससे क्या ओनरशिप आएगी। दिल्ली पुलिस ये है कि मैंने बेसिक पैरामीटर दे दिए, वो चेक किया और आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया। बट कितने बार वो पैरामीटर्स के आगे भी देख के किसी को जो अथॉराइज्ड एजेंट है या बंदा है उसको सब देखना होता है। सिर्फ ये नहीं कि 4 गाइडलाइंस है, अगर इस पे खरा उतरा तो इसको लाइसेंस दे दो। बहुत सारी ऐसी चीज भी होते हैं जब आप उसमें जाएंगे तो बहुत सारे, जैसे कि आपको मिल गया एक्सेस वे, हमें मिनिमम जो एग्जिट के लिए होता है 1.5 मीटर चाहिए होता है स्टेयर केस में, कि इमरजेंसी केस में लोग आराम से आ जाएं। स्टेप्स की हाइट 150 mm होनी चाहिए। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हो गई जो गाइडलाइंस में डिफाइंड है। बट आप भागते हो जाइए, पता लगा कोई एक कॉर्नर होगा जो 1.5 नहीं मिल रहा होगा। तो जब तक एक प्रॉपर आदमी जिसको पूरी आइडिया है, इसीलिए स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग इवन जो बिल्डिंग्स बनते हैं उसमें भी पहले एक आर्किटेक्ट साइन करता है, सर फिर वो सब तो है, वो हो गया सिस्टम। ये तो सिस्टम है, इस सिस्टम को चालू कौन करेगा? इम्प्लीमेंटेशन, सुधार, या यूं कहें कि नजर कौन रखेगा कि इम्प्लीमेंट, यहाँ पर फॉल्ट है, रोक दिया। मैं यही बोल रहा हूँ, अभी पूरी दिल्ली में जितना मुझे अभी है पूरा एमसीडी को इन्होंने दे रखा है, एक बिल्डिंग डिवीजन उन्होंने बना रखी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं, उनका एक बिल्डिंग डिवीजन है जो उस एरिया की बिल्डिंग्स को देखता है। बिल्डिंग्स हर टाइप की होंगी, दे कैन नॉट, वो बंद नहीं, वो अपना जाके जो भी बेसिक लाइसेंसिंग है, एनओसी, ये सारी चेक करती हैं स्टेट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। उसके बाद पुलिस के पास भी सर राइट्स तो होते ही हैं बेसिक पैरामीटर्स के चेकिंग के। हाँ, वो केस ये हो सकता है कि एमसीडी या लाइसेंस नहीं है उस बेस पे कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट जो लोकल स्टेट बॉडी है, सेकंड जो जिसने उनको लाइसेंस राइट्स दिए हैं, दिल्ली टूरिज्म ने, विदाउट एनओसी की आपने कैसे किसी को मतलब बेसिक रेसिडेंशियल परमिट नहीं मिलता बिना लाइसेंस के, वो जब तक आप प्रॉपर ये कहावत है, चोर ना पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। हाँ, तो ये जिम्मेदार आप तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं पीछे उसी पे आ रहा हूँ। जिम्मेदार काउंसलर है वहाँ का, जो कट मनी ले रहा है, पैसे ले रहा है। यदि कोई भी इस इलाके का जो एमएलए जहाँ बैठकर डिबेट कर रहे हैं, उसको ये पता है कि बिल्डिंग ऑथराइज है, अनऑथराइज है, चोर को पकड़ो। जो इलाके के काउंसलर है, जो उसी पे आ रहा हूँ, पैसे देते हैं, जो काम एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, वो नजदीक बैठा हुआ काउंसलर एमएलए, एकदम से आप बात नहीं कर रहे हैं। आप जेई को, एई को, तमाम फायर डिपार्टमेंट को, सब जो असली जिम्मेदार है, जो वहां का बॉस बना हुआ, जिसको जनता वोट देती है, चुनकर सरकार के अंदर भेजती है, उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी जो जहां पर आग लगी है, वहां के नेता है सोमनाथ भारती, वहां के एमएलए, वो कहते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, काउंसलर कहता मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो जिम्मेदारी जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए वो तो कहते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कपिल मिश्रा शायद टूरिज्म मिनिस्टर है, हाँ टूरिज्म मिनिस्टर है, वो भी कहेंगे जी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी फलां सर के पास है, मैंने फलां को डेलीगेट कर रखी है। तो ये इसलिए ये तमाम चीजें, अब मैं आप 2006 का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसमें एक कमेटी जो बनाई गई, उसमें कौन कौन मेंबर थे? उसमें मेंबर थे डीडीए के वाइस चांसलर, म्युनिसिपल कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, एनडीएमसी के कमिश्नर, और उनको ये कहा गया था कि जो एरिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस के हैं चाहे वो एमसीडी के, उनका धड़ बिल्कुल खत्म कर दो। पुलिस वालों के अंदर खौफ था, दौड़ दौड़ कर जाते थे, बताते थे कि यहाँ पर ईंट लगी है, यहाँ 2 ईंट लगी है। तो ऐसा जब तक आप खौफ नहीं करेंगे, इसके लिए जुडिशियल एक रास्ता हो सकता है कि जुडिशियल एक कमीशन बने। और मैं आपको गारंटी से बताऊं आपके चैनल पर, यदि वो जुडिशियल कमीशन ने सही ढंग से काम किया तो दिल्ली में 20% इमारतें ही बचेंगी। दिल्ली आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऐसी नजर आएगी जैसे नोएडा है, क्योंकि 80% दिल्ली अनऑथराइज है, इलीगल है। आप उसको तमाम चीजों को, पक्षों को देखें तो यदि इस तरह से यदि आप करेंगे, पिक एंड चूज करेंगे, चाहे पॉलिटिकल ग्राउंड पे, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट को, तो यही स्थिति रहेगी। तो इसलिए दिल्ली को सेफ रखना है, इसको राजधानी करो। राजधानी तो रही नहीं है, ये बिल्कुल स्लम टाइप की चीज है, जैसे बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी वाली, अगला आपसे यही पूछने वाली हूँ भाई, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं सर,
किसने कहा विश्वगुरु की सर, बात? विश्वगुरु की बात होती है सर। विश्वगुरु ना थे। अब आप सुनिए, विश्वगुरु हम बनने जा रहे हैं, ऐसे बनेंगे? आपके देश की राजधानी दिल्ली में ये सब हो रहा है, तो सुनिए सर, डायलॉग के लिए विश्वगुरु सर नैरेटिव है सब। अब सर मैं आपसे मैं एक पूछ रही हूँ कि दिल्ली को जब हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, तो इसी देश की राजधानी में पहले तो मैं फायर के आपको बताई थी, फिर पानी पे भी आएंगे अपन, कि दिल्ली में आग से मौत 2022 में 82 मौत हुई हैं, 2023 में 59 और 2024 में 116, और साल 2026 से पहले 4 महीने में 7,800 आग के मामले हैं। दो रोज मर जाते हैं जल के, बिल्कुल इनका कोई जिक्र भी नहीं आता, अखबार में भी नहीं आती न्यूज़। अब बात है जुडिशरी की सर। अब इलेक्शन के कोई मामला हो, जुडिशरी जब तक नहीं आएगा, किसी और संवैधानिक संस्था का मामला हो, जुडिशरी में जजेस की इसकी इतनी कमी है, अभी तो पेंडिंग केसेस हैं, और अब अगर हम किसी और पे विश्वास न करके सिर्फ जुडिशरी पे जिम्मेदारी दे देते हैं, तो फिर सर ऐसे केस में मतलब फिर ये पूरी बाकी की व्यवस्था का क्या उपयोग है सर? क्या वजह? तो उपयोग इसलिए है कि जो एपेक्स कोर्ट इसलिए बनी है कि तमाम सिस्टम पर निगरानी रखें। वो किसी को, उनको पावर है PIL लेने की, उनको तमाम पिटीशन, अभी किसी बात पे अभी हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट इसको कॉग्निजेंस ले ले, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, MCD से, दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांग ले, उनको वास्ट पावर है, वो भगवान है जमीन के ऊपर। बाकी जो डिपार्टमेंट वाले ये है, ये असल में ये भगवान, ये लोग हैं, यदि कॉग्निजेंस ले लें और सही ढंग से अपने प्रूडेंस का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की चीजों का कॉग्निजेंस ले और उस पर एक्शन होगा। क्योंकि 2006 में आपने देखा दिल्ली हिल गई थी, तमाम फैक्ट्रीज खाली करा ली गई थी, बड़े बड़े बाजार उठा दिए गए थे, परंतु स्थिति जस के तस हो गई क्योंकि उसको किसी ने चलने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होकर चले गए, वो कमेटी धीरे धीरे डल होती चली गई, उसमें कॉमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल दो चीज खड़ी कर दी गई कि कॉमर्शियल को अलग करो, रेजिडेंशियल को अलग करो। आज सब मिक्स हो चुका है। यहाँ पर ये हुआ है हौजरानी, ये रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें कैसे चल रहा था? सबकी आंखों पर पट्टी बंदी हुई थी। पट्टी बंदी है सर। इन सारी बातों में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सर। अभी हम बैठे हैं जून में, कुछ दिनों बाद सर आप और हम बात कर रहे होंगे पोल्यूशन को लेकर। अब ये हमारी देश की राजधानी रानी दिल्ली है। अब मुझे आप ये बताओ, फायर की बात तुम कर ही रहे, कुछ समय पहले अंडरग्राउंड बेचारे एस्पिरेंट बच्चे आए थे डॉक्टर इंजीनियर बनने, वो पानी में डूब गए थे क्योंकि अंडरग्राउंड पे था। तब ये आरोप था कि उस समय MCD में तो आम आदमी पार्टी थी, अभी BJP है, तमाम बातें, चलिए पॉलिटिकल छोड़ देते हैं। अब आप देखिए कि ना आप आग से संबंधित कुछ सुधार है, फिर फैक्ट्रीज का जिक्र किया, तो आप ही से मेरा पिछले सर्दियों में चर्चा हुई थी पोल्यूशन को, तो जो 2, 3, 4, 5 फैक्ट्रीज हैं जिनका वो सल्फर और तमाम चीजों पर पैरामीटर होना चाहिए, जिसपे सरकार कह रही थी कि देखेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। वही फैक्ट्रियां चलेंगी, पराली का वही काम होगा, उसके लिए कोई मशीन की बात थी, ये थी, वो थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आग हो गया, पोल्यूशन हो गया, पानी हो गया, दोषारोपण हो जाएगा जो 5 to 10% तो सर उसमें भी कोर्ट ने ही किया था। मैं आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था दिल्ली के अंदर, जो जिन बसों पर पॉल्यूशन था उन तमाम बसों को खत्म कर दिया गया दिल्ली। उस पर बड़ा हाहाकार मचाया था क्योंकि वो एक दिल्ली के CM थे मिस्टर खुराना, उनकी खुद की बताते हैं सैकड़ों बसें दिल्ली के अंदर लगी हुई थी, सब पॉल्यूशन में आ गई, हट गई वो सारी बसें। अभी एक बहुत बड़ा जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि 10 साल से पुरानी, 15 साल से फला डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हटा दी जाए, तो कोर्ट ही करती है काम। इन लोगों के बस की नहीं है, ये केवल अपने वोट और लालच है इनके पास में, इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है। पुलिस वाले सलूट मारते हैं, फायर वाले सलूट मारते हैं। केवल इस देश में थोड़ी बहुत उम्मीद बची है तो केवल अदालतों से बची है। अदालतें जब इसकी कॉग्निजेंस लेंगी, कार्रवाई करेंगी, देखिए तमाम चीजें ठीक होंगी। आपने 2 चीजें कही, पुलिस कुछ नहीं कर सकती और क्यों कर सकती है अदालत, ठीक है सर, आप कैसे कर देखते हैं इसको? आप जो मैंने कहा कि अब पानी, बिजली, ये तो सारी चीजें गोल हैं और हम देश की राजधानी में हैं। जो हमारे विभाग हैं, अभी आपने एक चीज़ कही थी थोड़ी देर पहले कि पहले इस्तीफे होते थे, अब नहीं होते। पहले जिम्मेदारी ली जाती थी और जिम्मेदार लोगों को भी बर्खास्त किया जाता था। ऐसा नहीं है कि बर्खास्त नहीं होते थे, ट्रांसफ़र बर्खास्त नहीं होता। ट्रांसफ़र आपको एक तरह से छुट्टी भी नहीं, आपको घूमने के लिए बोल दिया गया, आप एक जगह बहुत बोर हो गए, आप दूसरी जगह जाके घूमो। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, अब जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर केवल 30 to 40% लोग अपना काम सही से कर लें, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपना जो जिस पोस्ट में मैं जहाँ बैठा हूँ मैं कर लूँ, जिस पोस्ट पर आप बैठे हैं आप कर लें, जो जहाँ बैठा केवल अपनी ड्यूटी, जिसकी आप सैलरी ले रहे हैं, जो आप पैसा ले रहे हैं, वो भी आप भी टैक्स देते हैं, आपके पास जो आप, वो भी किसी की टैक्स मनी का पैसा है। तो अगर हम इस तरह से समझें केवल 30-40% ये काम कर लेना, तो जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं ये अपने आप सही हो जाएंगी। और जो ये रेजिडेंशियल में, मैं तो उस दिन सुना कि जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ होटल है भी
और वो होटल क्यों था? क्योंकि सामने मैक्स हॉस्पिटल है और वो उस वजह से उनके लिए आसानी हो जाती है, तो ये 5, 6, 7, 10, 15, 20 कमरे करते चले गए। तो उस जगह पर होटल वो भी अंदर घुस के पॉसिबल कैसे है? तो जो संबंधित विभाग है प्लस जो जनप्रतिनिधि हैं, सबको इक्वल जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी ये हो पाएगा। नहीं तो हम लोग डिबेट करते रहेंगे, जुडिशरी भी कितना कर पाएगी, उसमें भी बीच में लूपहोल्स हम ही लोग निकाल लेंगे। बराबर में ही बैठे हैं, योगी बाबा को ले जाइए दिल्ली, 1 महीने के अंदर दिल्ली बदल जाएगी। आप देखिए योगी बाबा को एक ले आके बैठा दीजिए, एक बार प्रधानमंत्री बना दीजिए दिल्ली, आप देखिए क्या हो गई है, आप देखिए आप क्या हो गया। योगी जी अपना चुनाव संभालेंगे, पर सर वहाँ जब गाजियाबाद में भी आग लग रहा है, गाजियाबाद में भी आग लग जाती है, गाजियाबाद में भी आग लग रही है, युवराज भी मरा है, प्रधानमंत्री यहाँ पर बहुत होता है, एक अधिकारी यूपी में एक्शन होता है। सर मैं थोड़ा सा वो करूंगा, आप चलिए दिल्ली को बहुत अच्छे से अंदर फील किए हैं, तो आप उस लेवल पे हैं। सेम कंडीशन सर आप कहीं भी जाइए, ये होता है जहाँ पे कहीं एक्शन फास्ट है, कहीं एक्शन स्लो है। बट कंडीशन आप चाहे यूपी में मान लीजिए, हम काम कर रहे हैं नोएडा में, जिस एरिया में हम रहते हैं मोर और लेस उधर ही मेरा भी साइट है, तो इश्यूज सेम है। क्या होता है, हर चीज आदमी ओपन नहीं कर सकता और ओपनली कन्वे नहीं कर सकता। कंडीशन पुलिस का वही वहां पे है और कंडीशन पुलिस का वही यहाँ पे है। बस ये है कि अगर हाईलाइट हो गया मैटर, तो आपके योगी जी हमारे जो हैं वो थोड़ा सा एक्शन फास्ट ले लेते हैं, प्रेजेंटेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, और वही दिल्ली में है सीएम आ गए। चलिए सर, क्या है मेरे पास समय इसमें एक लाइन जोड़ूंगा, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर क्या कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, वो हर जगह नहीं जा सकता। आपको भी पता है, जो आज कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया हम कर देंगे, वो एग्जीक्यूशन जो डिपार्टमेंट नीचे है, जैसे आप जाते हैं अपने वहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर वही मैंने कहा 30%, 100% कर लेंगे तो उस दिन 100 तो हो ही नहीं सकता। क्या है कि 2025 में प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगर सिस्टम यूं ही चलता रहेगा, कि दिल्ली में सब चलता है, तो फिर 25 से पहले, बहुत पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम अपने बच्चों को ईमानदार बनाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक जनरेशन का काम है। तो अगर वैसा करेंगे और वैसे अधिकारी होने लगेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगेंगे, हम अपने आप विश्व मतलब आपने भगवान पे छोड़ दिया है, सोसाइटी में छोड़ दिया है। मैंने अपने पे छोड़ा है कि मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता हूँ। कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, 20-30 साल तो यूं ही निकाल लीजिए, 20-30 साल तक अपनी जनरेशन को, वही जो हम बात कह रहे थे कि सारी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, अपने जान और माल की। मेरा आखिरी सवाल ये है, आपसे भी है, आप तीनों से भी है, मैं 10-10 सेकंड आऊंगी। सवाल सर आपसे है कि एक समय हम सेंसिटिव थे, उसका यहाँ कुछ हुआ है तो हमें तकलीफ होती थी, उसके यहाँ कोई मर गया तो हमें तकलीफ होती थी, निर्भया केस हुआ तो पूरी दिल्ली, पूरा देश कांप गया था, सरकार चली गई थी। लेकिन सर अब रेप हो रहे हैं, 3 साल की बच्ची से रेप हो रहा है, सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। पहले कोई करप्शन की बात आती थी, हम इस्तीफा मांग के रहते थे। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी चीजों में इतने व्यस्त हो गए हैं, अपनी रोजमर्रा के जीवन में, अपनी सैलरी में, अपने ट्रैफिक में, अपने पानी में, अपनी बिजली में, अपने ही सब में, कि अब हमें वो रेप भी नहीं दिखते। मुझे लगता है वो निर्भया के समय जो बच्चे लोग सड़क पे आए थे वो आज नहीं है, क्योंकि राजस्थान से लेकर देश भर में इतने रेप हो रहे हैं रोज, कोई कुछ नहीं बोलता। हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी है, क्या कहेंगे सर? जी, इस पे मैं एग्री करता हूँ। लाइफ जो है 2010 से लेके आज में इतनी फास्ट हो गई है, और लाइवलीहुड मतलब जनरल जो मिडिल अपर मिडिल, ये कोई बाइफर्केशन नहीं है, बट जो अपर मिडिल जिसको हम लोग समझते हैं, वो लोग भी अब स्ट्रगल कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। लोअर वाले तो बस डेली के लिए परेशान है कि आज कुछ मिल जाए तो कल का काम चले। तो ये सब बस ये है कि एक पल को आया, सब बैठे, थोड़ा सा बोले, और फिर वही है, कल भी तो चाहिए कुछ खाने के लिए, तो बेसिक लाइफ तो वहीं पे चले जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे। जैसे ये हुआ, अभी 1 महीने के लिए कमेटी बना ली गवर्नमेंट ने, हाई लेवल, फिर से सब रिव्यू करेंगे, 4 रिपोर्ट देंगे, 2-3 जगह 10 दिन के लिए बंद करके दोबारा ओपन कर लेंगे, उसकी फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, सब बैक टू जीरो हो जाएगा। बैक टू जीरो सर। देखिए, रातों रात ना तो कोई रेवोल्यूशन आया है दुनिया के किसी हिस्से के अंदर, और रातों रात दिल्ली या हिंदुस्तान की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। और कोई सरकार आप ले आए, जादू का डंडा किसी के पास नहीं है, ना मोदी जी के पास, ना राहुल गांधी के पास तो डंडा भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों से उम्मीद करना, जैसे कल कॉकरोच पार्टी वाले आकर जंतर मंतर पर नया भारत बना रहे हैं, जैसे
अन्ना हजारे के टाइम में केजरीवाल ने नए भारत की परिकल्पना दिखाई थी, लालच दिया था, परंतु शीश महल और तमाम एक के साथ एक बोतल फ्री, तो इस तरह की चीजें समाज के अंदर बड़ी खतरनाक है। समाज को समझना होगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है, तभी आगे हो पाएंगे, नहीं हालत इससे बदतर होगी, कम नहीं होगी। और ये लास्ट फायर इंसिडेंट नहीं है, इससे खतरनाक की उम्मीद कीजिए। आज ही नोएडा के अंदर 2 जगह मल्टीप्लेक्स में आग लगी है, मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल के अंदर आग लगी है, तो ये आग फिर लगेंगी और सब आग के गोले पर बैठे हुए हैं। इसलिए थोड़ा चेंज की जरूरत है, और चेंज ये रातों रात नहीं होगा, टाइम लगेगा और सोच की जरूरत है। आखिरी सवाल सर, आज हम बात कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में आग की, हम 2-3 दिन बाद भगवान न करे लेकिन हम ऐसी चर्चाएं करते आए हैं एरोप्लेन्स को लेकर कि क्या हुआ, कभी ब्लैक बॉक्स के बाद की वो बात समझ में निकल कर नहीं आती है कि कैसे एनसीपी के नेता की डेथ हो गई, कुछ भी नहीं आता। आखिरी सवाल, हम इनसेंसिटिव हैं? पूरी तरह हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि आगे ये चीज़ें जल्दी सुधरेंगी। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जैसे मैंने शुरुआत की थी कि यात्री खुद जिम्मेदार है अपनी जान और माल की। देखिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं। आपने कभी म्यूजिकल चेयर खेला है? म्यूजिकल चेयर में क्या होता है, 10-15 लोग होते हैं और वो एक तकिया होता है, पास होता है, जो पकड़ा गया वो आउट हो जाता है और पकड़ा गया तो बाकी क्या होता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो म्यूजिकल चेयर में जो तकिया है ना वो आप हैं, कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, यही हमारा जीवन है। और एक और बात आपकी सांत्वना के लिए कह देती हूं कि जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ, यानी कि अगर आप किसी अस्पताल में एंजॉय करने जाते हैं और वहां पर कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है तो मान लीजिए कि भगवान ने बुलाया है। इसमें कोई फायर जिम्मेदार नहीं है, कोई पुलिस जिम्मेदार नहीं है, कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, कोई व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो काम कर रही है। वो ये कह देगी वो नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी जनरेशन को 20 साल के लिए समझा सकें, अच्छा नागरिक बना सकें, ये कह सकें कि नहीं अगर कोई गलत कर रहा है तो तू जाकर शिकायत कर, तो बात ठीक है, आपकी आने वाली जनरेशन बच जाएंगी। वरना आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, घर से मत निकलिए। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और चर्चा के साथ। यहाँ से निकले।